नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो इसके पहले हम लोग जो वर्ण विचार जो हम लोगों का जो एक चैप्टर पूरा चल रहा है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जो बहुत से टॉपिक हैं, उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है कि वर्ण की परिभाषा से लेकर के वर्णों की संख्या से लेकर के वर्णमाला की परिभाषा और वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन, फिर उसकी परिभाषा और स्वरों के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं और फिर वो उन सब पे हमने विशेष रूप से अध्ययन कर लिया है। अब लगभग ये जो हमारा चैप्टर है या अवसान की ओर है और ये लगभग अंतिम टॉपिक होगा वर्ण विचार में। तो आज का जो यह महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान, तो हम लोग आज इस विषय के अंतर्गत यह पढ़ने वाले हैं कि जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसका स्थान क्या होता है, वह कहाँ से उच्चरित होता है, कहाँ से बोला जाता है, इस पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं, इस पे हम जानने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो कैसे उच्चरित होते हैं और कहाँ से उच्चरित होते हैं, उसके विषय में हमको सबसे पहले ये देखिए कि पहले नंबर पे ये एक सूत्र हमने लिख रखा है और उस सूत्र को इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लिखा है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अब इसका क्या मतलब होता है कि अकुह। अब आपको समझना है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा का क्या मतलब होता है। इसको आप रट लीजिए और आप पूरी तरीके से जो है कन्फर्म हो जाएंगे कि इस सूत्र का मतलब क्या होता है और इन वर्णों को कैसे और कहाँ से उच्चरित करते हैं। तो आ का मतलब अकुह, जिसके सूत्र में है अकुह, तो पहले आप लिखिए अ, फिर क, यहाँ कु है, का यहाँ कु का मतलब होता है पूरे का वर्ग से, का वर्ग, का वर्ग, अ और का वर्ग, यानी कि इसका मतलब हुआ कि क ख ग घ अंगा, ये 5 अक्षर हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, ह, अकुह, यानी कि अ पूरा का वर्ग और फिर ह और फिर विसर्ग। विसर्ग क्या होता है आप उसको जानते ही हैं, जो ये विसर्ग ये होता है। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। तो यह बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो है हमारा जो क ख ग घ अंगा, ये 5 वर्ण जो क वर्ग में आते हैं और स्वर में छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, इन यहाँ दोनों की बात की गई है। छोटा आ प्लस बड़ा आ दोनों कंठ से उच्चरित होते हैं। हा जो है वो भी कंठ से उच्चरित होता है। और विसर्ग, विसर्ग आप जानते ही हैं कि जो अंत में आता है अन, अह जो होता है वो विसर्ग कहा जाता है और उसका भी उच्चारण कर्ण से होता है। और आप इसका प्रयोग करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिसे हमने बोला क, तो यह हमारी आवाज जो है कंठ माने गले से निकल रही है, बाहर आ रही है, तो यहाँ पे ये कंठ से ध्वनि उच्चरित हो रही है। अगर हमने बोला अ बोला तो भी कंठ से, गले से जो है आवाज आ रही है। तो और फिर क ख बोले तो भी जो है गले से आवाज। तो ये जितने भी वर्ण हैं जो है क वर्ग के और स्वर का जो छोटा या बड़ा आ और
ह और ये आपका जो है विसर्ग, ये जितने भी हैं विसर्ग को ये आ लिखा हुआ है विसर्ग। तो ये जितने भी वर्ण हैं ये सब कंठ से उच्चारित होते हैं और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कंठ, कंठ, ये सब कंठ ध्वनियां हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? इचु यसा नाम तालु। अब इसको आप समझ लीजिए कि लिखा है सूत्र में ई, तो ई का मतलब हुआ यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई दोनों, इचु और फिर चा चू, तो चू का मतलब यहाँ चा वर्ग से है, चा वर्ग। अब चा वर्ग का मतलब क्या होता है? चा वर्ग का मतलब होता है च छ ज झ इया, ये पांचों वर्ण जो है वो च वर्ग में आते हैं। तो च वर्ग और फिर या, इचु या, यहाँ या है, या भी जो है ताल से उच्चारित होता है। और फिर यहाँ पे सीटी वाला ये सा जिसको कहते हैं ये इचु यसा नाम, यानी कि छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग च छ ज झ इया या और सा, ये जो होते हैं ये ताल से उच्चारित होते हैं। अब ताल क्या होता है? तो ताल जो होता है, जैसे जब हम च बोलते हैं तो हमारी जीवा मुड़ करके जीभ के आगे के ऊपर वाले भाग को वह टच करती है। जिसे हमने उच्चारित किया त, हमने उच्चारित किया च, हमने उच्चारित किया च। जब च उच्चारित किया तो हमारी दांत जो है जीभ के आगे का हिस्से, आगे का जो भाग है उसके ऊपर के छत को जा करके वो टच करती है, उसी को तलुआ कहते हैं, ताल कहते हैं। तो यह इसलिए इसे जो है तालव्य कहते हैं। तो इचु यसा नाम तालु, इसका मतलब हुआ कि छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग चा छ ज झ इया या और सीटी वाला सा, ये सभी तालव्य हैं। क्या है? तालव्य। ये सब तालव्य ध्वनियां हैं, यानी कि ये सब ताल से उच्चारित होते हैं। तालु क्या होता है? जो है जो जीभ का अगला वाला भाग है और उसके ठीक ऊपर जो होता है वही तालु है, और हमारी जीवा जा करके वहां पे टच करती है, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जो आपका आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब ऋतु रसाणाम मूर्धा का क्या मतलब होता है? री, तो यहाँ सिंपल सी बात है, री का मतलब यहाँ पे री, री। अब फिर टू है, और टू का मतलब होता है टा वर्ग। टू का क्या मतलब होता है? टा वर्ग। टा वर्ग क्या मतलब होता है? टा ठा डा ढा आड़ा। टा वर्ग का क्या मतलब होता है? टा ठा डा ढा आड़ा। ये 5 वर्ण हो गए। ऋतु रा, अब फिर उसके बाद रा आ गया आपका, रा हो गया। फिर आपका ये सा जो है मूर्धन्य सा, जिसको जो है छोटी क्लास में पेट फाड़ खा भी बोलते हैं, तो ये मूर्धन्य सा है नी। और फिर रा हो गया और सा, तो इसे मूर्धा से बोला जाता है, इसे मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। ये सब मूर्धन्य ध्वनियां हैं, मूर्धा से बोली जाती हैं। और मूर्धा आप इसको उच्चारण करके देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे है री, री, ट, 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 तो जीभ आपकी मुड़ती है और जा करके ऊपर, यानी कि तलवे के पीछे ऊपरी भाग को टच करती है और उसी को मूर्धा कहते हैं। तो कहने का आशय है कि जब हम यानी कि री का उच्चारण करते हैं, टा ठा डा ढा अड़ा का उच्चारण करते हैं, रा का उच्चारण करते हैं, हम जो है ये जो पेट फाड़ खा छोटी क्लास में कहा जाता है, जिसे मूर्धन्य सा कहते हैं, तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का जो अगला वाला भाग है
वह तलवे के पीछे जाकर के ऊपरी भाग पे टच करती है, इसे मूर्धा कहा जाता है। और इसलिए मूर्धा से उच्चरित होने के कारण इन सभी ध्वनियों को मूर्धन्य कहा जाता है। यह बात आपके समझ में लगभग आ गई होगी। और सूत्र बहुत सरल है, इसको आप थोड़ा से भी 5 मिनट 10 मिनट का टाइम देंगे तो पूरी तरीके से ये रट जाएगा। फिर आपको ये सोचना नहीं होगा या फिर जो भी वर्ण हैं इनको उच्चरित करने में किस स्थान का प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसका ठीक ठाक जवाब दे पाएंगे। अभी इसके बाद है चौथे नंबर पर ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। अब ली ये हो गया ली, इसका तो कोई बड़ा नहीं होगा ना। और फिर इसमें तू का मतलब होता है ता वर्ग। अब ता वर्ग का मतलब होता है ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। ये पांचों वर्ण हो गए तावर्ग के अंतर्गत। ली तावर्ग और फिर ला और फिर ये आपका जो दंती सा है ना, तो ये दंता। ऋतु लसा नाम दंता। आप बहुत सिंपल है कि ऋतु लसा नाम दंता। ली और तावर्ग और ला और ये सा, सादा सा, छोटी क्लास में इसको सादा सा कहते हैं, सरलता वाला सा भी कहते हैं। तो बहुत आसान सा है कि ऋतु लसा नाम दंता। ये जो है ली पूरा तावर्ग मतलब ता था दा धा ना, ला और सा ये सब दांत से उच्चरित होते हैं, इसलिए इसे दंत्य कहते हैं। दंत्य, ये सब दंत्य ध्वनियां हैं। अब ये बात समझ में है कि दांत से, अब इस देख भी सकते हैं ली, जब ली का उच्चारण करते हैं, जब त का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो होती है वह दांत में टच करती है। अगर आप थोड़ा से भी प्रयास करेंगे तो यह बात आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आएगी कि कौन सी ध्वनि कहाँ से उच्चरित हो रही है। और इसका आप प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो यह भाषा है, जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारी संस्कृत भाषा है, यह पूर्ण रूप में वैज्ञानिक है। और इसका जो है वैज्ञानिक आधार पर, प्रयोगों के आधार पर पूरी तरीके से इसका नामकरण किया गया है। तो इस बात को भी आपको कहीं न कहीं समझ लेना चाहिए। और फिर यहाँ 5वें नंबर पर है उपदमानीय नाम ओष्ठा। क्या लिखा है? उपदमानीय नाम ओष्ठा। बहुत सिंपल है, ऊ। अब ऊ का मतलब छोटा भी ऊ और बड़ा भी ऊ, दोनों ऊ हो गया। उपदमानीय नाम। अब ऊ प ऊ और फिर ऊ ऊ, यहाँ दोनों छोटा ऊ बड़ा ऊ और फिर पा। अब पा का मतलब यहाँ पा वर्ग से है, पा वर्ग। अब पा वर्ग का मतलब पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, ये पा फा बा भा मा। ये जितने भी ये पांचों वर्ण हैं ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठा। ओष्ठा का मतलब ओष्ठ से। कैसे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। अब आप देख सकते हो कि बोले जाते हैं नहीं, हम कहेंगे ऊ। जब ऊ करेंगे तो हमारे ओठ जो है मिलते हुए एक दूसरे से दिखाई देंगे, चाहे छोटा ऊ बोले चाहे बड़ा ऊ बोले। और फिर हम देखेंगे कि पा, तो जब हम बोलेंगे पा फा बा, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे दोनों ओठ एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये दोनों, ये जो ध्वनियां हैं ऊ और ऊ और फिर पूरा पा वर्ग, पांचों ध्वनियां पा पा बा बा मा, ये सब ओष्ठ से उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए इसको ओष्ठ ध्वनियां भी कहते हैं। इसलिए बात भी आपके लगभग आसान से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे है इयमंगलना नाम नासिका। बहुत ही सिंपल, इयमा अंगड़नम। इया, इसका मतलब क्या है? इयमा अंग न। ये
5 हो गए, इया मा अंगड़ नामा। तो ये 5 अक्षर नासिका से बोले जाते हैं। नासिका का मतलब होता है नाक से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? नाक से बोले जाते हैं। आप समझ लीजिए इसको, इयमंगड़ना नाम नासिका, ये सब नासिका से बोले जाते हैं। यानी कि जितने भी वर्ग हैं का वर्ग से लेकर के 5 प वर्ग तक, ये और सभी वर्गों के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक कहे जाते हैं, वो नासिका से बोले जाते हैं। ये नासिका से भी बोले जाते हैं और मुख से भी बोले जाते हैं। तो इसमें दोनों का प्रयोग होता है। इस बात को भी आपको थोड़ा सा समझ लेने की आवश्यकता है। जैसे आपका इया है, तो इया ताल से भी बोला जाता है। इचु यसा, यहाँ पे ये जो है इया, इचु यसा नाम तालु। तो इस सूत्र में देखेंगे इचु यसा नाम, यहाँ पे छा जैसा इया, अंतिम अक्षर इया है, यह तालु से उच्चारित हो रहा है। और फिर यह नासिका से भी बोला जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं तालु, ताल नासिका। ताल नासिका से यह उच्चारित होता है। और इसके बाद हम आते हैं माँ पर। तो माँ जो है यह किस वर्ग का अक्षर है? यह माँ जो है पा फा पा फा माँ, यह पा वर्ग का अक्षर है। और पा जो होता है वह ओष्ठ ध्वनि है। पा कैसी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ से उच्चारित होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओष्ठ, क्या लिखेंगे? ओष्ठ नासिका। क्या हो गया इसको? ओष्ठ नासिका लिखेंगे, ओष्ठ नासिका, ओष्ठ नासिका। अब ये म जो होता है वो ओष्ठ से भी उच्चारित होता है और नासिका से भी उच्चारित होता है, तो ये ओष्ठ नासिका हुआ। यहाँ पे अंगा है। अब अंगा देखेंगे तो अकु विसर्जनीया नाम कंठा। तो यहाँ अंगा जो है, क्योंकि ये का वर्ग का अक्षर है, का खा गा गा अंगा, का वर्ग का पंचम अक्षर अंगा है, तो यह कहाँ से उच्चारित होता है? यह कंठ से उच्चारित होता है। अगर ये कंठ से उच्चारित होता है तो ये कंठ नासिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ नासिका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद फिर जो यहाँ पे अड़ा है, अड़ा क्या है? अड़ा चौथे नंबर पर अड़ा है आपका। और जो अड़ा है ये क्या है कि ट ठ ड ढ अड़ा, ये जो ट वर्ग का पंचम अक्षर है, ट वर्ग का पंचम अक्षर है। और यहाँ जो सूत्र है कि ऋतु रसाड़ा मूर्धा, यानी कि ट वर्ग का अक्षर है, ट वर्ग का पंचम अक्षर ना। तो ट वर्ग जो है वो मूर्धा से उच्चारित होता है। ट वर्ग के जो भी वर्ण होते हैं वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं, मूर्धन्य कहे जाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? मूर्धा नासिका हो जाएगा। मूर्धा नासिका हो जाएगा ये। और उसके बाद जो ना है, ना ता था दा था ना, यानी कि ये ता वर्ग का अक्षर है। किसका अक्षर है? ता वर्ग का। और ता जो है क्या है? ता है ऋतु लसा नाम दंता, यानी कि ये दंत ध्वनियां हैं, दांत से उच्चारित होती हैं। यानी कि कहां से उच्चारित होती हैं? जो ना है दाधा दाधा ना, ये दंत से, दांत से उच्चारित होते हैं, इसलिए यह दंत नासिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दंत नासिका। यह दंत नासिका, ये जो ना है दंत नासिका कहा जाए, यानी कि ये जो है नासिका से भी उच्चारित होते हैं और मुख से भी उच्चारित होते हैं। इसलिए यहाँ पे इनको दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं कि कोई दंत नासिका है तो कोई तालु नासिका है तो कोई जो है ओष्ठ नासिका। इस प्रकार से इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। ऐसा कोई अगर प्रश्न आता है तो इसका आप बहुत ही आसान तरीके से जवाब दे सकते हैं। और हमें विश्वास है कि यह बात आपके समझ में जरूर आई होगी। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट सूत्र पर आते हैं और वह सूत्र है
दईतोह कंठ तालु। इसके बाद सूत्र है ए दईतोह। ए और ऐ बहुत सिंपल सा है। ए, एक मिनट, ए और ऐ, ये जो है ये कंठ से और तालु से उच्चरित होते हैं। अब इस बात को थोड़ा से आपको समझना है कि ये कैसे उच्चरित होते हैं भाई। जो ए आ है ये कैसे बना, ये जो है आप जानते हैं कि ये स्वर ध्वनियां हैं और स्वर में भी कुछ संयुक्त स्वर होते हैं, इस बात को भी आप जानते हैं। तो जो संयुक्त, अब ये संयुक्त स्वर हैं। अब संयुक्त स्वर ये कैसे बनते हैं, आ और ई मिलकर के, आ और ई मिलकर के बनते हैं ना। तो आ और ई जब मिलेंगे तो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आ उच्चरित होता है कंठ से, आ उच्चरित होता है कंठ से, और ई उच्चरित होता है, ई कहाँ उच्चरित होता है, तालु से। ई उच्चरित होता है तालु से, इसलिए यह ध्वनि हो जाएगी कंठ तालु। यह बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो ए ऐ हैं ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, और संयुक्त श्रेणी में ये आ और ई से मिलकर के बने होते हैं। आ उच्चरित होता है कंठ से, ई उच्चरित होता है तालु से, तो इसलिए ये कहे जाएंगे कि कंठ तालु। ए दईतोह, जो ए और ऐ जो ध्वनियां हैं ये जो है कंठ तालु दोनों से उच्चरित होते हैं। इसके बाद फिर हम अगला सूत्र जो है वह है ओ दौतो। क्या है, ओ दौतो, ओ और औ, ओ और ओ फिर औ। तो ओ और देखिए यह भी संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, और ये कैसे बनते हैं, आ प्लस ऊ को मिला करके बनते हैं, आ प्लस ऊ को मिला करके बनते हैं। और आ उच्चरित होता है कंठ से, ऊ उच्चरित होता है ओष्ठ से। आ उच्चरित होता है कंठ से, कहां से आ उच्चरित होता है, यहाँ पे सूत्र देखिए, अगो विसर्जनीया नाम कंठा, पूरा जो है कवर, और ये आ कंठ से उच्चरित होता है, और ऊ उच्चरित होता है उपधमानीया नाम ओष्ठा, ऊ उच्चरित होता है ओष्ठ से। तो ये तो हो जाएगा कंठ ओष्ठ, ओ और औ। ये जो दोनों ध्वनियां हैं ये कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होती हैं। यह बात भी आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर अगला सूत्र है, हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। वकारस्य दंत ओष्ठा, वकारस्य मतलब यहाँ वा से है, वकारस्य, वकारस्य का मतलब यह है यहाँ वा से, और वा बोला जाता है दांत और ओष्ठ से, इसलिए दंत ओष्ठ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। वकारस्य, वकारस्य, निकी वकार का मतलब वा होता है, यहाँ वकार का मतलब वा, और वा उच्चरित होता है दांत से और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर के इसका उच्चारण होता है। तो यह इसलिए वकार जो है, वा जो वर्ण है यह दंतोष से उच्चरित होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सूत्र जो है, अगला सूत्र जो है वो अनुस्वारस्य नासिका, जो है आपके वर्णमाला में जो है अनुस्वार होता है, जिसको आप ऐसे अन लिखते हो, इस प्रकार से अनुस्वार जो होता है वह भी नासिका से उच्चरित होता है। अनुस्वारस्य नासिका, तो स्वर में अनुस्वार जो होता है वह नासिका से उच्चरित होता है, और व्यंजन में इयम गण नाम, ये जो 5 ध्वनियां होती हैं जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं, ये सब नासिका से उच्चरित होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये वर्णों का उच्चारण स्थान जो ये टॉपिक है यह यहीं से
समाप्त होता है। हमको भरोसा है, हमको विश्वास है कि यह वीडियो आपको जो भी वीडियो में जो बताया गया है वह आपके समझ में जरूर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें। हम आपको क्रमवार तरीके से जो है जो भी व्याकरण से संबंधित जानकारी है हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप हमें प्यार दें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।